नोट पॉइंट 1 में लिखेंगे, फास्ट करके लिखना है। यदि बेंजीन रिंग से यदि बेंजीन रिंग से कोई फंक्शनल ग्रुप यदि बेंजीन रिंग से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़े रहते हैं तो यदि बेंजीन रिंग से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़े रहते हैं तो यदि बेंजीन रिंग से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़े रहते हैं तो बेंजीन के जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़े रहते हैं, बेंजीन के जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़े रहते हैं उस कार्बन का कोई नाम नहीं होता है, उस कार्बन का कोई नाम नहीं होता है। लेकिन बेंजीन के उस कार्बन के उस कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन को बेंजीन के उस कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन को बेंजीन के उस कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन को ऑर्थो और ऑर्थो के जस्ट बगल वाले कार्बन को और ऑर्थो के जस्ट बगल वाले कार्बन को और ऑर्थो के जस्ट बगल वाले कार्बन को मेटा और मेटा के जस्ट बगल वाले कार्बन को और मेटा के जस्ट बगल वाले कार्बन को पारा मेटा के जस्ट बगल वाले कार्बन को पारा पोजीशन कहते हैं, पारा पोजीशन कहते हैं। ओके, दिस एग्जाम्पल समझे जो हमने लिखाया बातें। देखो बच्चों, यह एक बेंजीन रिंग है, लेकिन बेंजीन रिंग के इस कार्बन से एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है NH2 जिसका नाम है एमीन। यह एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों याद रखना ये बात को, बेंजीन रिंग के जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट कनेक्ट होगा या डायरेक्ट अटैच्ड होगा उस कार्बन का कोई नाम नहीं देंगे। ओके, लेकिन जैसे जो फंक्शनल ग्रुप है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है
इस कार्बन को कोई नाम नहीं देंगे, लेकिन इस कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन को ऑर्थो कहेंगे और ऑर्थो के जस्ट बगल वाले कार्बन को मेटा कहेंगे और मेटा के जस्ट बगल वाले कार्बन को पारा कहेंगे। ये बात ध्यान रखना, आपको पोजीशन ढूंढने के लिए आना चाहिए इधर ना। अच्छा, जरूर जरूर। तो बेंजीन के जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच होगा उस कार्बन का कोई नाम नहीं देना है। बेंजीन का ये कार्बन है, ये कार्बन ही है ना, जो कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट कनेक्टेड है। इस बेंजीन के इस कार्बन का कोई नाम नहीं देना है, लेकिन इस कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन को ऑर्थो, ऑर्थो के जस्ट बगल वाले को मेटा, मेटा के जस्ट बगल वाले को पारा। ओके, इसी तरह से भाई फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड है तो इस कार्बन का कोई नाम नहीं है। इस कार्बन के जस्ट बगल वाले को ऑर्थो कहा, तो इस कार्बन के जस्ट बगल में ये भी तो कार्बन है ना, तो इसको भी ऑर्थो कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्थो। इसको भी जस्ट बगल वाले को मेटा और मेटा के जस्ट बगल वाले को पारा। ओके, याद रहेगा ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्थो मेटा पारा इसी साइड से हम डिसाइड करेंगे, ऑर्थो मेटा पारा हम इस साइड से भी डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उस कार्बन का कोई नाम नहीं देना है, लेकिन जस्ट उसके जस्ट बगल वाले कार्बन का नाम ऑर्थो कहेंगे, उसके बगल वाले को मेटा पारा। इस साइड से भी ये भी तो जस्ट बगल में है ना, इसको भी ऑर्थो कहेंगे, मेटा कहेंगे, पारा। अर्थात बेंजीन में कुल 6 पोजीशन होते हैं। 6 पोजीशन में 2 पोजीशन ऑर्थो होता है, 2 पोजीशन मेटा होता है और 2 पोजीशन पारा होता है। ओके, यदि इसके रिस्पेक्ट में यदि ये पारा पोजीशन बना है तो इसके रिस्पेक्ट में भी वो पारा पोजीशन बनेगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होता है। ओके, तो कुल कितने पोजीशन? 6 पोजीशन। 6 पोजीशन में 2 ऑर्थो होगा, 2 मेटा होगा, 2 पारा पोजीशन होंगे। ओके, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्थो यहीं रहेंगे। बोलो, तो ये पोजीशन नहीं है क्या? इसके रिस्पेक्ट में पारा बना है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में वो पारा बनेगा। यदि हम फंक्शन ग्रुप को यहाँ उठा के ले आएंगे तो इसका कोई नाम नहीं देंगे, इसके बगल वाले को ऑर्थो मेटा, तब उसको ओके, तब मेरे रिस्पेक्ट में। ये जो डिसाइड कर रहे हैं ऑर्थो मेटा पारा, किसी के रिस्पेक्ट में ही तो डिसाइड कर रहे हैं ना, किसी के सापेक्ष में तो डिसाइड कर रहे हैं ना। ये ऑर्थो किसके सापेक्ष में बना है? इस कार्बन के सापेक्ष में बना है। नहीं, ये मेटा किसके सापेक्ष में बना है? तो फिक्स पोजीशन है क्या? ये फंक्शनल ग्रुप है ना, इस कार्बन से लगा है ना, इस कार्बन का कोई नाम नहीं, लेकिन इसके जस्ट बगल वाले को ऑर्थो, ऑर्थो के बगल वाले को मेटा, मेटा के जस्ट बगल वाले को पारा। उधर से भी तो घूम सकते हो ना। फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से लगे हैं उस कार्बन का कोई नाम नहीं, उसके जस्ट बगल वाले को ऑर्थो मेटा पारा। तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या बना है? आज यदि मेरा ये फंक्शन ग्रुप यहीं रहता तो इसका तो कोई नाम नहीं होता, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में वो ओके है। ओके, हो जाएगा क्या? ऑर्थो मेटा पारा पोजीशन फिक्स होता है रिंग में क्या? हमेशा यही ऑर्थो रहेगा। तो जब भी ऑर्थो मेटा पारा डिसाइड करोगे, फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में डिसाइड करना है। जिस तरह से फंक्शन ग्रुप जुड़े रहेंगे उसके अकॉर्डिंग या उसके सापेक्ष में, उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पारा डिसाइड करें। ओके,
मान लो यही फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, नहीं एल्डिहाइड है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप है। अब बताओ ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से लगा हुआ है, इस कार्बन का कोई नाम नहीं होगा, बगल वाले को, जस्ट बगल वाले को, तो इसके जस्ट बगल वाला ये कार्बन है, जिसको ऑर्थो कह रहे हो, तो वो भी तो बगल में है ना, ऑर्थो मेटा पारा। ओके, बगल वाले को ऑर्थो मेटा पारा, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, पारा है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा है। ओके, डिसाइड करने के लिए आएगा ना, तो लिखो 2-4 एग्जाम्पल, जल्दी जल्दी लिखो। तो ध्यान रहे, कोई फिक्स पोजीशन नहीं करेंगे, फंक्शनल ग्रुप जहाँ लगा रहेगा उसकी रिस्पेक्ट में बोला करेंगे, कहाँ ऑर्थो है, कहाँ मेटा है, कहाँ पारा है। नोट पॉइंट 2, स्पीड करेंगे, ये सब फोकट का चीज़ है, पढ़ाने के दौरान ही बताते इस सब चीज़ को, लेकिन हम नोट पॉइंट स्पेशली बना देता हूँ, उसके बावजूद भी देखेंगे ऑर्थो मेटा पारा तुम खोज पाते कि नहीं खोज पाते हो। बस सिंपल सीधा सरल भाषा में याद रखना है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा रहेगा उस कार्बन का कोई नाम नहीं देना है, लेकिन उस जस्ट कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन को ऑर्थो कहेंगे, मेटा कहेंगे, पारा कहेंगे। थोड़ा स्पीड में। नोट पॉइंट 2, बूढ़े की तरह धीरे धीरे नहीं लिखेंगे, लिखो लिखो जल्दी। क्या रिंग में ऑर्थो पोजीशन फिक्स रहेगा क्या? जब भी ऑर्थो मेटा पारा डिसाइड करेंगे किसके सापेक्ष में, तो कैसे डिसाइड करोगे, कैसे डिसाइड करोगे? ऐसे नहीं बोलना है, फंक्शन बढ़िया से बोला करो। फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उस कार्बन का कोई नाम नहीं, लेकिन जस्ट बगल वाले को ऑर्थो मेटा। नोट पॉइंट 2 लिखो, यदि बेंजीन रिंग से यदि किसी बेंजीन रिंग से कोई डोनर लगा रहता है, यदि किसी बेंजीन रिंग से कोई डोनर लगा रहता है, कोई डोनर लगा रहता है, तो वह डोनर बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। ब्रैकेट में केवल ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, केवल ऑर्थो तथा पारा पोजीशन पर, केवल ऑर्थो तथा पारा पोजीशन पर
ब्रैकेट क्लोज। अर्थात पोजीशन पर, ब्रैकेट क्लोज। अर्थात बेंजीन रिंग के ऑर्थो तथा पारा पोजीशन पर, अर्थात बेंजीन रिंग के ऑर्थो तथा पारा पोजीशन पर, ऑर्थो तथा पारा पोजीशन पर, ऑर्थो तथा पारा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप करा देता है, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न करा देता है, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न करा देता है, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न करा देता है। ओके, देखो बच्चों, NH2 मेरा क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या एक? और साथ ही साथ ये तो फंक्शनल ग्रुप है ही है, और फंक्शनल ग्रुप में से ही कोई न कोई ग्रुप डोनर बनता है, कोई न कोई, बताओ डोनर है एक्सेप्टर है? फंक्शनल ग्रुप भी है और यह एक फंक्शनल ग्रुप डोनर है। ये डोनर क्या करेगा? डोनेट करेगा। क्या करेगा? किसे डोनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा किसे? रिंग को। रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा ड्यू टू रेजोनेंस। जब रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, घुसेगा, तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा? वो बढ़ते हुए कहाँ कहाँ दिखेंगे? ऑर्थो और पारा पोजीशन पर। ऑर्थो और, तो बताओ इसके रिस्पेक्ट में कौन ऑर्थो है, कौन मेटा है, कौन पारा है? कौन ऑर्थो है? ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पारा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा कहाँ कहाँ? तो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, पारा पोजीशन पे भी। तो क्या ये ऑर्थो है? तो ये ऑर्थो नहीं है क्या? हो जाएगा? ये मेरा अल्कोहलिक ग्रुप है, मीन्स जो कि फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप भी है, और यह एक डोनर है या एक्सेप्टर है? छापो नहीं। डोनर क्या करेगा? डोनेट करेगा। किसे डोनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन किसे मिलेगा? रिंग को। रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हें कहाँ नज़र पड़ेंगे? बताओ इसके रिस्पेक्ट में कहाँ ऑर्थो है? नहीं, तुमको खोजने आ रहा ऑर्थो पारा। कहाँ ऑर्थो है? ये ऑर्थो है। इसके जस्ट फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा रहेगा उस कार्बन का कोई नाम नहीं होगा, लेकिन उसके जस्ट बगल वाले को ऑर्थो पे कैसा चार्ज डेवलप होगा? ऑर्थो पे। और क्या ये पारा पोजीशन है? ये ऑर्थो है, ये, तो ये क्या है? ऑर्थो और पारा। हो जाएगा? करा लोगे ना? नेगेटिव चार्ज तुम्हें कहाँ डेवलप होते हुए दिखेगा? ओके, लिखो एग्जाम्पल में जल्दी जल्दी ढूंढना, कहाँ ऑर्थो है, कहाँ पारा है। छापो नहीं, समझते जाना। पुष्पम प्रिया मत बना करो।
सेम ड्रेस पहनी हुई है। हाथ बढ़िया से पोजीशन दिखाना, या ऑर्थो है इसके डायरेक्शन में, ये पारा है। नहीं तो चिन्हित कर सकते हो छोटा छोटा करके, ये कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो। ये कौन है, मेटा। ये कौन है, पारा। नोट पॉइंट 2 जल्दी जल्दी लिखेंगे। लिखो। नोट पॉइंट 2 में लिखो। नोट पॉइंट 3, यदि किसी बेंजीन रिंग से यदि किसी बेंजीन रिंग से एक्सेप्टर जुड़े रहते हैं, यदि किसी बेंजीन रिंग से एक्सेप्टर जुड़े रहते हैं तो वह एक्सेप्टर बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वह एक्सेप्टर बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देता है, ऊपर में क्या लिखा था डोनर में, थोड़ा भाषा दो तो, जहाँ लिखा है बढ़ा देता है। नहीं, जहाँ लिखा बढ़ा देता है। उसके बाद बढ़ा देता है, उसके बाद हाँ लिखो, इसमें भी लिखो ऑर्थो, अर्थात ऑर्थो तथा पारा पोजीशन पर, अर्थात ऑर्थो तथा पारा पोजीशन पर, अर्थात ऑर्थो तथा पारा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज, अर्थात ऑर्थो तथा पारा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कराता है, अर्थात ऑर्थो तथा पारा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कराता है, अर्थात ऑर्थो तथा पारा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज। पक्का? दिस एग्जाम्पल, डोनर बढ़ाएगा, एक्सेप्टर घटाएगा। हाँ छोड़ो ना, मेरे से बात करो ना। कहाँ कहाँ घटाएगा? ऑर्थो और, जिसके कारण उस पोजीशन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा? तो बताओ, ये पहचान हो तो ये डोनर है या एक्सेप्टर है? साइनाइड है ना, यहाँ तक याद रखोगे। साइनाइड में C और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तुमको हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बना के देगा क्या? ये मेरा क्या है? फंक्शनल ग्रुप तो है, ये साइनो है, और साथ साथ ये क्या है मेरा? एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कराता है, गेन कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
तो घटते हुए तुम्हें कहाँ नज़र पड़ेंगे? नहीं, तो बताओ इसके रिस्पेक्ट में कौन ऑर्थो है? ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये क्या हर एक पोजीशन पे तुमको नेगेटिव चार्ज दिखेगा क्या? कहाँ दिखेगा? ऑर्थो पे। या इधर से भी चलोगे, ये ऑर्थो है, मेटा है, ऑर्थो पे और पारा। हो जाएगा, ड्रॉ करो। ये कौन है? एक्सेप्टर या डोनर? तो क्या करेगा? हमको एक्सेप्ट करेगा क्या? हाँ, किससे एक्सेप्ट करेगा? रिंग से। रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, बढ़ जाएगा? तो घटते हुए तुम्हें कहाँ नजर पड़ेंगे? जिसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो कौन है? ये कौन सा पोजीशन है? मेटा। यहाँ पे भी डेवलप कराएगा क्या? कहाँ? पारा। हो जाएगा। हो जाएगा जी। हाँ, रिंग दोनों तरह से चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि रिंग के आउट साइड में, बाहर में लगा क्या है, डोनर है या डोनर लगा रहेगा, रिंग नेगेटिवली चार्ज होंगे। कहाँ कहाँ? और एक्सेप्टर लगा रहेगा कहाँ कहाँ? सेम पोजीशन, ऑर्थो और नहीं। देखो ना थोड़ा पीछे उल्टा करके, तुम जब कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाते थे ये जी, और डोनर लगा रहता था, तो देखो कहाँ कहाँ चार्ट डेवलप हुआ। इसका भी आपने कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाया है, उसका हाइब्रिड में देखो कहाँ कहाँ चार्ट डेवलप हुआ है, ऑर्थो और पारा पे। देखो ना थोड़ा एनिलीन को उल्टाओ, इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाया हो। NH2 ग्रुप का नहीं मिला? तुम ड्रॉ किए हो, शायद होमवर्क ये दिए होंगे। तुमने हाइब्रिड बनाया हो, देखो तो कहाँ कहाँ नेगेटिव चार्ज आया है। ये कौन सा पोजीशन है? ऑर्थो। हाइब्रिड बनाया होगा तो यही माइनस आया होगा, पारा। तीन ही पोजीशन पे रिंग में, न तीन ही पोजीशन पे न चार्ज डेवलप होता है नहीं। और एक्सेप्टर भी लगा रहता है, रिंग का तीन ही पोजीशन पे चार्ज आते हैं, दो ऑर्थो एक पारा। हालांकि एक पारा पे तो ग्रुप ही ऑलरेडी लगा हुआ है नहीं। यदि आप यहीं पे लगा लोगे एक्सेप्टर को, तो यहाँ आपको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, है ना। जहाँ पे लिखे हो ना उल्टा हो तो नोट पॉइंट 2। हाँ, लास्ट में क्या लिखे हो? होता है, थोड़ा जगह है, जिसके कारण लिख दो, उसी में ऐड करो, जिसके कारण, हाँ लास्ट में, जिसके कारण डोनर को इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप भी कहते हैं। ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप कहते हैं, ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन दाता। ओके, जहाँ पे लिखे हो ना एक्सेप्टर वाले में, लिखो
लास्ट में, हाँ जहाँ पे लिखे हो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। नहीं नहीं, हाँ 0.3 में, नोट 0.3 में, हाँ नीचे में, जिसके कारण एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन ग्रहणी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहणी भी कहते हैं। ग्रहणी जिससे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉ कराता है। तुम एटीएम में जाते हो, एटीएम घुसा देते हो, क्या करते हो वहाँ, विड्रॉ कराते हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्सेप्ट कर रहा है ना, विड्रॉ करा रहा है, जिसके कारण एक्सेप्टर का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कहा जाता है। ये डोनर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, रिपेल कर रहा है। काहे न रिपेल करेंगे, इसके पास ऑलरेडी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो क्या कर रहा है वो, ठूस रहा है। किस में ठूस रहा है, तो डोनेट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, विड्रॉ करा रहा है। तो नया नया टर्म, सर इलेक्ट्रॉन ग्रहणी ग्रुप क्या होता है, तुमको इतना सेंस भगवान ने दिया है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम करेगा उसे इलेक्ट्रॉन ग्रहणी ग्रुप, तो लिखा दिया ताकि तुम हमसे पूछ ना सको सर इलेक्ट्रॉन ग्रहणी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दाता क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप क्या होते हैं। हो जाएगा। एक पॉइंट और लिख लो, नोट 0.4 स्पीड में लिखो। बेंजीन रिंग के साथ जब डोनर लगे रहते हैं, बेंजीन रिंग के साथ जब डोनर लगे रहते हैं तो ऑर्थो तथा पारा पोजीशन पर, जब बेंजीन रिंग के साथ डोनर लगे रहते हैं तो ऑर्थो तथा पारा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कराता है। तो ऑर्थो तथा पारा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कराता है। और बेंजीन रिंग के साथ एक्सेप्टर भी जुड़े रहते हैं। तो बेंजीन रिंग के साथ एक्सेप्टर भी जुड़े रहते हैं। और बेंजीन रिंग के साथ एक्सेप्टर जुड़े रहते हैं तो वह ऑर्थो तथा पारा पोजीशन पर ही, तो वह एक्सेप्टर ऑर्थो तथा पारा पोजीशन पर ही चार्ज डेवलप कराता है या उत्पन्न कराता है। चार्ज उत्पन्न कराता है, ऑर्थो तथा पारा पोजीशन पे ही चार्ज उत्पन्न कराता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न कराता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न कराता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न कराता है। जिसके कारण डोनर को, ऑर्थो तथा पारा, जिसके कारण ऑर्थो तथा पारा, जिसके कारण डोनर को ऑर्थो तथा पारा निर्देशक ग्रुप भी कहते हैं। जिसके कारण डोनर को ऑर्थो तथा
पारा निर्देशक ग्रुप भी कहते हैं। आर्थो तथा पारा निर्देशक ग्रुप भी कहते हैं। इसे को बोलते हैं आर्थो तथा पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। आर्थो तथा पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। लेकिन एक्सेप्टर को मेटा निर्देशक ग्रुप कहा जाता है, जिसके कारण एक्सेप्टर को मेटा निर्देशक ग्रुप कहते हैं। मेटा निर्देशक ग्रुप कहते हैं। सब याद रखना, नहीं बताऊंगा ये चीज़ अभी क्या निर्देशक बताया हूँ। नाम भिन्न भिन्न नाम है। एक्सेप्टर डोनर कहो, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप कहो, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप कहो, जो कहना है कहते रहो। एक्सेप्टर को एक्सेप्टर कहो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहो, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहो। ओके, तो सुनो, थोड़ा सा सुनो। मेरे पास दो स्पीसीज है, दो पदार्थ है, एक इलेक्ट्रोफाइल है और दूसरा निक्लोफाइल है। कौन कौन है जी? और निक्लोफाइल। बेंजीन हमेशा चाहता है मेरे पे इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन अभिक्रियाएं हो। बेंजीन हमेशा चाहता है मेरे पे इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव नेचर के होते हैं, रिंग नेगेटिव नेचर के होते हैं। रिंग के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है। रिंग के पास 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड की वजह से कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हाई है। रिंग नेगेटिव इन नेचर का है। नेगेटिव है नहीं, बल्कि नेगेटिव होना मीन्स नेगेटिव चार्ज दिखना, नेगेटिव नेचर का होना। क्योंकि रिंग के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ऑलरेडी पहले से हाई है, जिसके कारण बेंजीन रिंग हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन अभिक्रिया कराना चाहता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे अटैक करना चाहता है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव नेचर का है, रिंग नेगेटिव नेचर का है। इलेक्ट्रोफाइल को आसान होता है अटैक करना। अटैक करके करेगा क्या? बॉन्ड बनाएगा। अटैक करके क्या करेगा? हाँ, यदि उसी बेंजीन रिंग के साथ कोई डोनर लग जाता है तो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना थोड़ा और आसान पड़ जाता है, क्योंकि रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गई है। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव नेचर का है, रिंग नेगेटिव नेचर का है। दोनों के बीच आकर्षण लगते हैं, अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफाइल ईजियर अटैक करता है, आसानी से अटैक कर देता है। ऐसा नहीं कि रिंग के साथ डोनर नहीं लगा रहेगा तो रिंग पे अटैक वो नहीं करेगा, उस समय भी अटैक करेगा, लेकिन हाँ अटैकिंग पावर बढ़ेगा, अटैकिंग रेट बढ़ेगा, अभिक्रिया की दरें बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन अभिक्रिया की दरें बढ़ जाएगी। तो डोनर इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन अभिक्रिया की दरें को बढ़ा देता है। लेकिन जब यही निक्लोफाइल अप्रोच करता है रिंग की तरफ तो निक्लोफाइल रिपल्सन महसूस करता है, क्योंकि निक्लोफाइल खुद नेगेटिव नेचर का है, रिंग रिपेल कर देता है। ओके, जिसके कारण बेंजीन का सबसे अच्छा रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन अभिक्रिया मानी जाती है, क्योंकि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल का विस्थापन आसानी से होते हैं। बेंजीन रिंग हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन अभिक्रिया कराती है। क्या कराती है? हाँ, डोनर आ जाता है तो इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन अभिक्रिया की दरें और बढ़ जाता है, क्योंकि डोनर आकर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और जब रिंग के साथ डोनर नहीं लगा रहता है
तो इलेक्ट्रोफाइल अंधा बन करके अटैक करता है। अंधा बन के अटैक करता है मीन्स रिंग के किसी भी पोजीशन को अटैक कर लेता है, क्योंकि रिंग के हर एक पोजीशन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर है। क्योंकि हर एक बेंजीन के हर एक कार्बन का हाइड्रोजन sp2 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 है। हर एक रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंस बेंजीन रिंग के हर एक पोजीशन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी अटैक कर लेता है। लेकिन जब इसी ग्रुप के साथ कोई डोनर लग जाता है तो इलेक्ट्रोफाइल को निर्देश करता है, ये डोनर निर्देश करते रहता है इधर उधर मत भागना, या तो ऑर्थो पे आना या तो पारा पे आना, या तो ऑर्थो पे आना, क्योंकि ऑर्थो पे अटैक करना उस समय उसको आसान पड़ जाता है। ओके, जिसके चलते इसको ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहते हैं। डायरेक्शन देता है, इलेक्ट्रोफाइल को निर्देश करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है किस पोजीशन पर अटैक करोगे, तो ऑर्थो और। लेकिन जब इसी रिंग के साथ एक्सेप्टर जुड़ जाता है तो उसमें यह एक्सेप्टर निर्देश करता है तुम ऑर्थो और पारा पे मत आना, तुम मेटा पोजीशन पे आना। किस पोजीशन पे आना? क्योंकि एक्सेप्टर की वजह से ऑर्थो और पारा पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है और इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिव नेचर का है। जब ऑर्थो और पारा पोजीशन पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल रिपल्सन महसूस करेगा, जिसके कारण ये निर्देश करता है तुम मेटा पोजीशन पे आना। जिसके चलते डोनर को ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं और एक्सेप्टर को मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ABCD नहीं पढ़ा जाता है, यहाँ लगा देना वहाँ लगा देना। ढेर ही एग्जाम्पल देंगे, एक रिएक्शन में 20 एग्जाम्पल देंगे, तुम 20 एग्जाम्पल रटोगे कि इसका कॉन्सेप्ट याद रखोगे कहाँ लगाना है। बेंजीन रिंग के साथ डोनर लगा रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पारा पोजीशन पर लगाएंगे। बेंजीन रिंग के साथ एक्सेप्टर लगा रहेगा, मेटा पोजीशन पर लगाएंगे। तो मैं दिखना चाहिए मेटा पोजीशन पे क्यों लगाने जा रहे हैं। जब बेंजीन रिंग के साथ एक्सेप्टर लगा रहता है वो एक्सेप्टर बेंजीन के ऑर्थो और पारा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करा देता है। जब इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करने लगता है तो ऑर्थो और पारा पोजीशन को रिपल्सन महसूस करता है, जिसके कारण वो कहाँ पोजीशन किस पोजीशन पर अटैक करेगा। अरे भाई वहीं अटैक करेगा जहाँ अटैक करने में उससे आसान होगा। तो कौन सा पोजीशन पर अटैक करना आसान होगा? हाँ, जिसके चलते एक्सेप्टर को मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कही जाती है। तुमको थोड़ी ना बुझाएगा। यदि एग्जाम हॉल में पूछ लिया ऑर्थो पारा निर्देशक ग्रुप किसे कहते हैं, तो क्या जवाब दोगे? वह ग्रुप जो कि इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पारा पोजीशन पर निर्देश देता है अटैक करने के लिए, या वैसे ग्रुप जो कि रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का काम करता है। जब रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? ऑर्थो और, जिसके कारण डोनर को या ऐसे ग्रुप को ऑर्थो पारा निर्देशक ग्रुप कहते हैं। मेटा निर्देशक ग्रुप किसे कहते हैं? कहना चाहिए चूँकि एक्सेप्टर रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देता है, जिसके कारण एक्सेप्टर रिंग के ऑर्थो तथा पारा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करा देता है, जिसके कारण जब इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता है उस समय वह इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच हिंदी में क्या बोलोगे तुम समझ जाना। अप्रोच का मतलब क्या होता है? हाँ नहीं, तुमसे अप्रोच हम कर रहा हूँ, तुमसे पहुँच बना रहा हूँ। जब इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल प्रतिकर्षण महसूस करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल रिंग के मेटा पोजीशन पे अटैक करता है, जिसके कारण एक्सेप्टर को मेटा निर्देशक ग्रुप कही जाती है। तो ये सब बात का लिखा दूंगा हम, क्या है हम लिखा दिया उसी में लास्ट में। चलो लिखो। हाँ बस इतना अभी ध्यान रखो, धीरे धीरे हम रटवा दूंगा। 5 गो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमको कराना है।
है ना, तो उसी में हम रटवा दूंगा फिर से कहाँ कहाँ अटैक करेगा, किसे ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप कहेंगे, किसे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहेंगे। लेकिन इतना भी ध्यान रख लो, 3 गो पॉइंट, 40 मिनट हो चुका है। बेंजीन रिंग के साथ बेंजीन के जिस कार्बन से बेंजीन के फंक्शनल ग्रुप जुड़े रहेंगे उस कार्बन का कोई नाम नहीं देना है, लेकिन उसके जस्ट बगल वाले को ऑर्थो कहेंगे, मेटा कहेंगे, पारा कहेंगे। हाँ, और थोड़ा सा कैटेगराइज करके रखा करो। यदि डोनर लगा रहेगा तो ऑर्थो पारा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करा देगा, एक्सेप्टर लगा रहेगा तो ऑर्थो ही पारा पोजीशन पे। कितना तो दिमाग ये लगा देता है सिद्ध का, यदि डोनर ऑर्थो और पारा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप कराया तो एक्सेप्टर मेटा पोजीशन पे ये करा देगा। अरे भाई, डोनर हो या एक्सेप्टर हो, दोनों का दोनों ऑर्थो और पारा पोजीशन पे ही चार्ज डेवलप कराता है। डोनर भी ऑर्थो पारा पोजीशन पे चार्ज डेवलप कराता है और एक्सेप्टर भी। थोड़ा स्पीड बोल दिया क्या? हाँ, क्या बोला जी? डोनर भी ऑर्थो और पारा पोजीशन पे चार्ज डेवलप कराता है, मेटा भी ऑर्थो और पारा पोजीशन पे ही चार्ज डेवलप कराते, बस चार्ज अलग अलग डेवलप कराता है, लेकिन पोजीशन तो दोनों के लिए सेम है, ऑर्थो और पारा। हाँ, डोनर ऑर्थो और पारा पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करा देता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है। एक्सेप्टर कहाँ? मेरे पे क्या, मेटा पे क्या, ऑर्थो और पोजीशन सेम है, जिसके कारण रिंग का 6 पोजीशन रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। याद रखना, 4 दिन के बाद आमली क्षमता में हम तुमसे पूछ लूँगा। बेंजीन का हर एक पोजीशन रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, केवल ऑर्थो और पारा पोजीशन। ऑर्थो और, चूँकि डोनर हो या एक्सेप्टर हो, कोई भी क्यों ना हो, इन्हीं दोनों पोजीशन पे चार्ज डेवलप कराने का काम करते हैं। स्टार में लिख जल्दी। 0.4 बेंजीन का केवल ऑर्थो तथा पारा पोजीशन, बेंजीन का केवल ऑर्थो तथा पारा पोजीशन, बेंजीन का केवल ऑर्थो तथा पारा पोजीशन रेजोनेंस में रहते हैं, रेजोनेंस में रहते हैं, रेजोनेंस में रहते हैं। डोनर या एक्सेप्टर के सापेक्ष में, डोनर या एक्सेप्टर के सापेक्ष, डोनर या एक्सेप्टर के सापेक्ष में, डोनर या एक्सेप्टर के सापेक्ष में। कौन कौन सा पोजीशन रेजोनेंस में रहेगा डोनर और एक्सेप्टर के सापेक्ष में? क्या मेटा भी रहता है क्या? अरे मेटा रहता तो मेटा पे भी चार्ज डेवलप होता है, या तो प्लस या तो माइनस। हाँ, ऑर्थो तो दोनों ऑर्थो तो, अब पारा तो दोनों पारा, जो भी पारा पारा तो दोनों पारा। ओके, चलो लिखो मेजोमेरिक इफेक्ट। मीसो, इसको कोई मीसो भी कहता है, लेकिन आप मेजोमेरिक बोला करोगे। मेजोमेरिक इफेक्ट, इसे एम इफेक्ट कहते हैं। हिंदी में इसको मीसोमेरिक कहता है, मीसो या मेजोमेरिक इफेक्ट। तुम एम इफेक्ट बोला करोगे। हाँ, मॉलिक्यूल में एक रोग को देख लिया है, मॉलिक्यूल में आई प्रभाव था, तो मॉलिक्यूल में अब एम इफेक्ट आ रहा है।
लिखो, जब कोई मालिक्यूल रेजोनेंस में रहता है, जब कोई मालिक्यूल रेजोनेंस में रहता है, जब कोई मालिक्यूल रेजोनेंस में रहता है, तो उस मालिक्यूल में, जब कोई मालिक्यूल रेजोनेंस में रहता है, तो उस मालिक्यूल में पाइबॉन, उस मालिक्यूल में पाइबॉन या लोन पेयर का, उस मालिक्यूल में पाइबॉन या लोन पेयर का पोजीशन, पाइबॉन या लोन पेयर का पोजीशन चेंज करता है। उस मालिक्यूल में पाइबॉन या लोन पेयर का पोजीशन चेंज करता है, जिसके कारण वह मालिक्यूल, जिसके कारण उस मालिक्यूल में, लिखिए, जिसके कारण उस मालिक्यूल में, जिसके कारण उस मालिक्यूल में चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसके कारण उस मालिक्यूल में चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसके कारण उस मालिक्यूल में चार्ज डेवलप हो जाता है, अर्थात उस मालिक्यूल का ध्रुवीकरण हो जाता है, अर्थात उस मालिक्यूल का ध्रुवीकरण हो जाता है। अर्थात उस मालिक्यूल में ध्रुवीकरण हो जाता है, जिसके कारण मालिक्यूल में, अर्थात उस मालिक्यूल का ध्रुवीकरण हो जाता है, जिसके कारण उस मालिक्यूल में एक प्रभाव, प्रसंयुक्त भाग का वो, जिसके कारण उस मालिक्यूल में एक प्रभाव, ब्रैकेट में इफेक्ट उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जिसे मेजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, जिसे मेजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, जिसे मेजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। उसी को बोलोगे तुम शॉर्ट में, एम इफेक्ट कहते हैं, मेजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। लिखेंगे नीचे में, टाइप्स ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट, हेडिंग डालें, टाइप्स ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट। लिखते चलो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एम इफेक्ट। अर्थात एम इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। हेडिंग में स्टार। नंबर ए, प्लस एम इफेक्ट, दूसरा बी माइनस एम इफेक्ट, जिसे बोलते हैं प्लस एम प्रभाव और दूसरा माइनस एम प्रभाव। लिखिए, नंबर ए डाली हेडिंग, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट। लिखो, वह ग्रुप जो कि, वह ग्रुप, किसके लिए तुम ये बात लिख रहे हो? हाँ, देखो, वह ग्रुप जो कि रेजोनेंस में रहकर
वह ग्रुप जो कि रेजोनेंस में रहकर इलेक्ट्रॉन को, वह ग्रुप जो कि रेजोनेंस में रहकर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो, तो वैसे ग्रुप को ये किसके लिए तुम लिख रहे हो जो बातें हैं? प्लस एम ग्रुप के लिए ना, पहला की। वैसे ग्रुप को प्लस एम ग्रुप कहते हैं, वैसे ग्रुप को प्लस एम ग्रुप कहते हैं, वैसे ग्रुप को प्लस एम ग्रुप कहते हैं। और अतः इस ग्रुप के कारण वैसे ग्रुप को प्लस एम ग्रुप कहते हैं। अतः हाँ, पैराग्राफ चेंज कर लो, तुम लिखो ना जो लिखा रहा। हाँ, तुम प्लस एम ग्रुप को जानबे नहीं करोगे, पहचानबे नहीं करोगे, तुमको प्लस एम इफेक्ट दिखने लगेगा। हाँ, अरे वाह, क्या बोला? तो ऐसे ग्रुप को प्लस एम ग्रुप कहते हैं। इस ग्रुप को प्लस एम ग्रुप कहते हैं। ओके, अतः इस ग्रुप के कारण, अतः पैराग्राफ चेंज कर, अतः इस ग्रुप के कारण, अतः इस ग्रुप के कारण सिद्ध का कितना सुर्रा खिंचता है, सब चीज़ सुर्रा है, एक के रंग। अरे कुछ सुर्रा का मतलब होता है क्या कि जो 8 में पढ़ा था ना, उसको भी 9th में देखेंगे, उसी चीज़ को 10th में देखेंगे, उसी चीज़ को 11th में पढ़ेंगे, उसी चीज़ को 12th में पढ़ेंगे। हम थोड़ा सा ब्रेन को नहीं बढ़ाएंगे, नया नया चीज़ नहीं सीखेंगे, उसको बोलता है सुर्रा। एक के सुर में सब कुछ घुसाते रहो। हाँ, अरे वाह, क्या बोला जी? अतः इस ग्रुप के कारण मॉलिक्यूल में जो इफेक्ट उत्पन्न होता है, अतः इस ग्रुप के कारण मॉलिक्यूल में जो इफेक्ट उत्पन्न होता है, अतः इस ग्रुप के कारण मॉलिक्यूल में जो इफेक्ट उत्पन्न होता है उसे प्लस एम इफेक्ट कहते हैं, उसे प्लस एम इफेक्ट कहते हैं। लिखो बी माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट लिखिए। वह ग्रुप माइनस एम इफेक्ट के बारे में लिखेंगे, माइनस एम इफेक्ट के बारे में लिखेंगे। वह ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को, वह ग्रुप जो कि रेजोनेंस में रहकर, वह ग्रुप जो कि रेजोनेंस में रहकर, वह ग्रुप जो कि रेजोनेंस में रहकर इलेक्ट्रॉन को गेन करता हो, इलेक्ट्रॉन को गेन करता हो, इलेक्ट्रॉन को गेन करता हो, तो वैसे ग्रुप को माइनस एम ग्रुप कहते हैं, तो वैसे ग्रुप को माइनस एम ग्रुप कहते हैं। माइनस एम ग्रुप कहते हैं। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज कर लें। अतः इस ग्रुप के कारण मॉलिक्यूल में जो इफेक्ट डेवलप होता है, अतः इस ग्रुप के कारण मॉलिक्यूल में जो इफेक्ट डेवलप होता है, अतः इस ग्रुप के कारण मॉलिक्यूल में जो इफेक्ट डेवलप होता है उसे माइनस एम इफेक्ट कहते हैं। अतः इस ग्रुप के कारण जो इफेक्ट डेवलप होता है उसे माइनस एम इफेक्ट कहते हैं।
पहले एक बार पढ़ो थोड़ा सा। जो मेरी इफेक्ट क्या है, मेरी इफेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार क्या, पढ़ो एक बार थोड़ा सा। नहीं तुम पढ़ो, तुम समझो, हमको तो मालूम है, हम समझे बैठे, तुम पढ़ो मने मन। पढ़ो। हो गया? अच्छा, तुमने इससे क्या सीखा? तो तुम ये पहली बार जानते हो कि रेजोनेंस में लॉन पेयर और पाइबॉन का पोजीशन चेंज होता है कि नहीं होता है? क्या तुमने नहीं देखा है? क्या देखा हो कि जब कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस में रहते तो उस मॉलिक्यूल में होता नहीं है, तुम करीबो किए हो। पाइबॉन या लॉन पेयर का पोजीशन चेंज होता है, सिर्फ बोल के नहीं रहा, तुमने लॉन पेयर या पाइबॉन का पोजीशन चेंज भी कराया। करा करके आपने ये भी देखा क्या मॉलिक्यूल का ध्रुवीकरण हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या केमिकल स्ट्रक्चर में तुम्हें चार्ज नज़र नहीं आते थे क्या? वो मॉलिक्यूल पहले न्यूट्रल था, रेजोनेटिव मॉलिक्यूल, और थोड़ा देर के बाद वही मॉलिक्यूल, भले मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चरें बदल गई भाई, लेकिन मॉलिक्यूल तो वही है ना। उस मॉलिक्यूल में क्या उत्पन्न ले लिया? चार्ज। भाई किसके वजह से? रेजोनेंस के कारण। रेजोनेंस के कारण यदि मॉलिक्यूल में चार्ज डेवलप हो चुका है, मॉलिक्यूल में चार्ज का डेवलप होना मीन्स मॉलिक्यूल में इफेक्ट आना। आप इंडक्टिव इफेक्ट के दौरान भी मॉलिक्यूल पोलराइज किए थे, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हुआ था। वहाँ भी कोई एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था तो कोई दूसरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा था। उस केस में भी मॉलिक्यूल पोलराइज किए थे। मॉलिक्यूल मेरे जब पोलराइज करेंगे, हाँ, मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन होने का जरिया अलग अलग तरीक़ा से होता है, लेकिन हाँ, जब मॉलिक्यूल पोलराइज कर जाएंगे, चाहे जिस वजह से मॉलिक्यूल मेरे पोलराइज किया हो, तो बोलेंगे मॉलिक्यूल में इफेक्ट है। कभी मॉलिक्यूल 2 एटम के बीच विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण पोलराइज कर जाते हैं, ध्रुवीकरण हो जाता है मॉलिक्यूल का। कभी रेजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल का ध्रुवीकरण हो जाता है, पोलराइज कर जाता है। हाँ, 2 परमाणु के बीच विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण जब मॉलिक्यूल पोलराइज होते हैं तो उस केस में बोलते हैं इस मॉलिक्यूल में आई इफेक्ट है। यदि रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल पोलराइज किया है तो हम बोलेंगे पोलराइजेशन तो दोनों केस में हुआ है, ध्रुवीकरण तो दोनों केस में हुआ है, विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण भी मॉलिक्यूल का ध्रुवीकरण हुआ है, पोलराइज किया है, और रेजोनेंस के कारण भी मॉलिक्यूल पोलराइज किया है। पोलराइज तो दोनों केस में किया है। जब मेरे मॉलिक्यूल दोनों केस में पोलराइज किया है तो बोले मॉलिक्यूल में इफेक्ट तो है। हाँ, जरूर कहेंगे यदि विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण पोलराइज हुआ है तो बोलेंगे इफेक्ट है, तो इसमें कौन सा इफेक्ट है? तो आई इफेक्ट है। रेजोनेंस के कारण यदि मॉलिक्यूल मेरे पोलराइज कर चुका है तो मॉलिक्यूल में इफेक्ट तो है, लेकिन इफेक्ट में से कौन सा इफेक्ट है? एम इफेक्ट है। ओके, मॉलिक्यूल का ध्रुवीकरण होना मीन्स मॉलिक्यूल का पोलराइज कर जाना ही मॉलिक्यूल का एक रोग पकड़ लेना। सेंस दे रहा हूँ कि मेरे मॉलिक्यूल पोलराइज हो जा रहा है या मेरे मॉलिक्यूल पोलराइज कर गया है, तो समझ चाहिए मेरे मॉलिक्यूल में एक रोग पकड़ा हुआ है। कभी मॉलिक्यूल में रोग मीन्स इफेक्ट विद्युत ऋणात्मकता के अंतरे के कारण उत्पन्न होता है, तो कभी रेजोनेंस के कारण उत्पन्न होता है। चूँकि इसलिए कि विद्युत ऋणात्मकता के अंतरे के कारण भी मॉलिक्यूल पोलराइज करते हैं, रेजोनेंस के कारण भी मॉलिक्यूल। हाँ, यदि विद्युत ऋणात्मकता के अंतरे के कारण मॉलिक्यूल पोलराइज किया है तो उस केस में बोलेंगे इस मॉलिक्यूल में आई इफेक्ट है। यदि रेजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल पोलराइज किया है बोलेंगे इस मॉलिक्यूल में एम इफेक्ट है।
ठीक है, बोलूँगा, बढ़िया से बोलूँगा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा सुना करो। ए सुनो, ये सुनो सुनो, हम डेली कर रहा हूँ ऑर्गेनिक 2 ईजियर है, बस तुम्हारा हल्का सा ब्रेन चले और मेरी बात को, पीछे की बात को थोड़ा आगे में रिलेट करते रहें। 2 ईजी है। तुमको तो फिजिकल में तो लिखना पड़ता है, फार्मूला डिस दैट गुना भाग, इसमें कुछ नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट लॉजिक है। और तुम लास्ट में कह दोगे कि सर ऑर्गेनिक तो एक के लगता है, कहीं बदल ही नहीं रहा है। हाँ, काहे बदलेंगे, हल्का हल्का चेंज होता है। अगल का कोई टॉपिक आता है ना तो पिछल का 90% मैच करता है, 10% नया आता है। फिर अगल का जुड़ता है तो 90% वही मैच करता है, 10% नया। तो तुमको एक के रंग नहीं दिखेगा, हल्का हल्का चेंज होता है। तुमको तो दिख रहा होगा ना एम और आई इफेक्ट में, वहाँ भी प्लस आई इफेक्ट था, यहाँ भी प्लस एम इफेक्ट है। अरे वहाँ भी प्लस आई ग्रुप थे, यहाँ भी प्लस आई ग्रुप है, वहाँ भी माइनस आई ग्रुप थे, यहाँ भी माइनस एम ग्रुप है। अरे वहाँ भी प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता था, यहाँ भी प्लस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन को। हाँ, बस अंतर इतना हो गया, वहाँ विद्युतात्मकता के अंतर के कारण इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, यहाँ रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। थोड़ी सी अंतर है। वहाँ भी मॉलिक्यूल का ध्रुवीकरण हो रहा था, यहाँ भी मॉलिक्यूल का ध्रुवीकरण हो रहा है। हाँ, थोड़ी सी अंतर है, वहाँ पे मॉलिक्यूल का ध्रुवीकरण थोड़ा कम होते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल का ध्रुवीकरण थोड़ा ज़्यादा होता है। चूँकि इंडक्ट इफेक्ट के दौरान सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचता है, रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होते, रेजोनेंस में पाई इन्वॉल्व होते हैं। और तुम्हें मालूम है इस बात का कि पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होता है सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी से है। जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है, पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है। जब वह पाई बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा दिखेंगे, इस मॉलिक्यूल को पोलराइज ज़्यादा कराएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का खिंचाव वहाँ ज़्यादा है। तो कल बोलूँगा और बढ़िया से बोलूँगा। सेम तरह से तुम जिस तरह से माइनस आई ग्रुप के माइनस आई पावर प्लस आई, जिस तरह से आप माइनस आई ग्रुप के माइनस आई पावर की तुलना करते हो ई एन और साइज लगा करके, अगेन हम माइनस एम ग्रुप के माइनस एम पावर का भी तुलना करेंगे ई एन और साइज लगा के। कुछ नहीं हम चेंज करने वाले हैं। ओके, तो थोड़ा सा रिवीजन करो, पढ़ो और दिमाग लगाया करो, ब्रेन को घुमाया करो। रेगुलर रहना, रेगुलर रहो, तभी तुमको आएगा। ये देखिए 2 दिन आए 1 दिन नहीं आए तो तुमको क्या बुझा जाएगा क्या? ये क्या अच्छा रट लोगे क्या इसको? रट के देखो ना क्या रटते हो तुम।